गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है सीएल कैरियर एकेडमी में। आइए हम पढ़ेंगे आज के करंट अफेयर्स के बारे में। पिछले दिनों के करंट अफेयर्स के जो भी घटनाओं पर आधारित शानदार करंट अफेयर्स आपको मिलेंगे, इसके साथ ही इसके स्टैटिक जीके के फैक्ट भी मिलेंगे। आप हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ सकते हैं। सुबह 7:30 बजे आप हमारे साथ जुड़िए। सुबह 7:30 बजे जो यहाँ पे समय लिखा है 7:30 पर AM सुबह, और बेहतरीन करंट अफेयर्स पाइए विथ स्टैटिक जीके और इसके शानदार फैक्ट के साथ 7:30 पर जुड़िए। सीएल कैरियर एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आपको बेहतरीन तरीके से हर विषय के प्रैक्टिस करवाए जाते हैं। आप इसको सब्सक्राइब करिए, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए और सारे वीडियोस को आप लाइक अवश्य करिए। अगर आपको लगता है ये फायदेमंद है तो आप लाइक जरूर करें, और ये बिल्कुल फायदेमंद आपके एग्जाम के लिए होगा। एग्जामों में प्रश्न आपको यहाँ से बाहर नहीं पढ़ना होगा, इनमें से ही मिल जाएगा। तो चलिए आज के करंट अफेयर्स हम शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न हमारे पास होगा जो आपके स्क्रीन पर है। रुद्राक्ष बालासाहेब पाटिल ने शूटिंग विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीतकर पेरिस ओलंपिक में अपना क्या कर लिया, स्थान हासिल कर लिया है। पेरिस ओलंपिक में, याद रखेंगे पेरिस ओलंपिक। अब हम यहां पे बात करेंगे पेरिस ओलंपिक कब होगा। रुद्राक्ष बालासाहेब पाटिल ने शूटिंग विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है, और शूटिंग विश्व चैंपियनशिप हुआ कहाँ है। तो ये मोस्टली ये प्रश्न जो है परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं। तो चलिए, तो शूटिंग विश्व चैंपियनशिप में रुद्राक्ष बालासाहेब पाटिल ने जो पदक जीता है वो है स्वर्ण पदक। इसका उत्तर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। स्वर्ण पदक जीता है, बिल्कुल सही जवाब है सी, रुद्राक्ष बालासाहेब पाटिल ने। अब देखो, अब हम बात करते हैं कि ये ओलंपिक कहां हो रहा था। ये ओलंपिक विश्व शूटिंग चैंपियनशिप किसे बोलते हैं, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ISSF 2022 विश्व शूटिंग चैंपियनशिप कहां हो रहा था, मिस्र में, मिस्र के काहिरा में। मिस्र की राजधानी काहिरा है, काहिरा में आयोजित हुआ। आपसे यह प्रश्न भी हो सकता है, आयोजित हुआ है ना। तो एक बात तो आप ये याद रखेंगे, यहां पर हुआ है ISSF 2022 इंटरनेशनल स्पोर्ट्स शूटिंग फेडरेशन, है ना। मिस्र की राजधानी काहिरा में आयोजित हुआ है। बालासाहेब पाटिल ने 10 मीटर एयर राइफल में, है ना, आप याद रखेंगे किसमें, 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में, 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। क्या जीता है इन्होंने, स्वर्ण पदक जीता है ना। ये याद रखना है, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण 10 मीटर एयर राइफल, पिस्टल नहीं राइफल में। और इन्होंने किसको हराया, इन्होंने जो हराया है वह इटली के डैनिलो सोलाजो को हराया। किसको हराया, इटली के डैनिलो सलाजो को, इटली के डैनिलो सलाजो को इन्होंने हराया है 17-13 से हराकर पदक जीता है। तो आपको यह भी याद रखना है, एक ये बात हो जाएगी, इटली के डैनिलो सलाजो को हराया, 17-13 से हराया, और 10 मीटर एयर स्पर्धा में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता जो मिस्र के काहिरा में आयोजित हुआ था। और इसके साथ ही जो पेरिस ओलंपिक कब होगा, 2024 में पेरिस ओलंपिक होगा। ध्यान रखिएगा, पिछला का 2020 टोक्यो ओलंपिक 2020 जो कोरोना कारण 2021 में हुआ था, अब अगला ओलंपिक 2024 पेरिस में होगा। तो यह बात याद रखना है, और इसी के लिए इन्होंने क्या कर लिया है, क्वालिफाई कर लिया है, याद रखिएगा। अब देखिए, लगभग
16 साल बाद भारत ने क्या किया है, ये पदक जीता है। इसके पहले पुरुषों की एयर राइफल में भारत के अंतिम विश्व चैंपियन थे 2006 में जैग्रोब में अभिनव बिंद्रा। तो अंतिम लास्ट 2006 में जागरोब में जो हुआ था विश्व चैंपियनशिप, जागरोब है ना, जागरोब में अभिनव बिंद्रा ने स्वर्ण पदक जीता था, स्वर्ण पदक जीता था। तो 2006 में चैंपियन बने थे अभिनव बिंद्रा, जबकि 2022 में इस चैंपियन बने हैं विश्व चैंपियन कौन, रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल। महाराष्ट्र के हैं, ये कहां के हैं, महाराष्ट्र से हैं, महाराष्ट्र से हैं रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल। तो 2006 के बाद अब 2022 में विश्व चैंपियन भारत का बना है। तो ये प्रश्न और ये सारे इंफॉर्मेशन आपको याद रखना है। रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल ने स्वर्ण पदक जीता है। आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको लिख लेंगे। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, आप लोग याद रखिएगा। दैट इज अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए अगला प्रश्न पर हम चलते हैं। अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितनी डिजिटल बैंकिंग इकाइयों का उद्घाटन किया है, कितनी डिजिटल बैंकिंग इकाइयों का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, है ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा 75, इसका उत्तर हो जाएगा बी, 75 डिजिटल इकाइयों का उद्घाटन किया है, याद रखेंगे। 75 डिजिटल बैंक यूनिट का उद्घाटन किया है ना। 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों का उद्घाटन, इसमें 4 डिजिटल बैंकिंग यूनिट आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से लॉन्च किए गए। 4 जो है आईसीआईसीआई बैंक के तरफ से लॉन्च किए गए हैं, लॉन्च किए गए हैं, 4 कर दिए गए आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से, है ना, 4। और कहां कहां किए गए 4 उत्तराखंड में देहरादून, उत्तराखंड में देहरादून, तमिलनाडु में करूर, ये करूर तमिलनाडु में है, पुडुचेरी, है ना, पुडुचेरी, और एक जो है नागालैंड के कोहिमा में, चौथा जो है कोहिमा में, तो 4 ये तमिलनाडु में है। आप, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं तमिलनाडु, याद रखिएगा। करूर कहां है, तमिलनाडु में, है ना, तमिलनाडु में, देहरादून में, कोहिमा में। तो 4 ऐसे जो 75 डिजिटल इकाइयों का उद्घाटन किया है डिजिटल बैंकिंग, उनमें से आईसीआईसीआई बैंक ने 4 का उद्घाटन कर दिया, 4 इसने शुरू कर दिए। अब इसमें क्या होगा कि देश के कोने कोने में रहने वाले लोगों को बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ा जाएगा। उद्देश्य क्या है इसका, उद्देश्य देश के कोने कोने में रहने वाले लोगों को, देश में कोने कोने में रहने वाले लोगों को बैंकिंग सेवा से जोड़ा जाएगा, बैंकिंग सेवा से जोड़ा जाएगा, बैंकिंग सेवा से जोड़ा जाएगा, यही उसका उद्देश्य है ना। ये बात याद रखिएगा, देश के कोने कोने में रहने वाले लोगों को बैंकिंग सेवा से जोड़ा जाएगा। इसी क्रम में आईसीआईसीआई में आप ग्राहकों को डिजिटल रूप बैंकिंग सेवाएं देने के लिए 4 डिजिटल बैंकिंग यूनिट लॉन्च कर दिए तुरंत, और टोटल जो 75 लॉन्च किया जाएगा। टोटल कितने लॉन्च किए जाएंगे, 75 जो है लॉन्च किया जाएगा। इससे क्या फायदा होगा, डिजिटल खाता जोन में शाखा अधिकारी ग्राहकों से विभिन्न प्रकार के वित्तीय लेन देन को बढ़ावा दिया जाएगा। तो इसमें बहुत सारा और सेल्फ सर्विस होगा, 24/7 चालू होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, विश्व खाद्य दिवस, वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। प्रतिवर्ष विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। चलिए तो इस बार देखते हैं विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना हुई थी। 16 अक्टूबर के दिन ही
संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना हुई थी, इसलिए विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस मनाए जाने का उद्देश्य क्या है? वैश्विक भूखमरी से निपटना और पूरी दुनिया से भूखमरी को खत्म करना उद्देश्य। इस को मनाने का उद्देश्य क्या है? विश्व में भूखमरी को समाप्त करना, इसका जो है उद्देश्य है, विश्व खाद्य दिवस का उद्देश्य है। सोलह अक्टूबर 1945 में रोम में खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना हुई थी, है ना। FAO, इसको बोलते हैं फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना इसकी हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को, और इसका हेड ऑफिस जो है वो है रोम, इटली में। हेड ऑफिस कहाँ है? रोम, इटली में। तो इसीलिए इसकी स्थापना दिवस पर मनाया जाता है। इसकी स्थापना दिवस पर, दिवस पर मनाया जाता है ना। तो FAO के बारे में भी सभी लोग, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 16 अक्टूबर 1945 में हुई थी। इसका हेड ऑफिस रोम, इटली में है, और इसी के स्थापना दिवस पर विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है? 2022 की थीम लीव नो वन बिहाइंड, यानी किसी को पीछे न छोड़ें। इस साल की इसकी थीम लीव नो वन बिहाइंड। थीम ध्यान रखेंगे, 2022 की थीम, मैं यहां लिख दे रहा हूं, ये जरूर याद रखिएगा। 2022 की थीम, 2022 की थीम क्या है? नो वन, लीव नो वन बिहाइंड, लीव नो वन बिहाइंड, है ना। ये इसकी थीम है। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? हिंदी में बोलेंगे किसी को पीछे न छोड़ें। हिंदी में जो हो जाएगा, किसी को पीछे न छोड़ें, है ना। ये इसका हिंदी में हो जाएगा, किसी को पीछे न छोड़ें। तो थीम जरूर याद रखिएगा। तो इस तरीके से, अच्छा एक और बात जानिए। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाते हैं? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को, है ना। यहां पर लिख दे रहा हूं, विश्व खाद्य, ये अंतर रखिएगा, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाते हैं? 7 जून को। तो ये दोनों बातें याद रखिएगा, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाते हैं। दैट इज अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं हम। बैडमिंटन लीजेंड प्रकाश पादुकोण को किस पदक से सम्मानित किया गया है? प्रकाश पादुकोण को किस पदक से सम्मानित किया गया है? तो इनको सम्मानित किया गया है SJFY पदक से सम्मानित किया गया है। SJFY पदक से सम्मानित किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दैट इज अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, है ना। तो याद रखिएगा, बैडमिंटन खिलाड़ी प्रकाश पादुकोण, है ना। चलिए, गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में हवाई अड्डे के नए भवन की आधारशिला रखी है? हवाई अड्डे के नए भवन की आधारशिला रखी है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। दैट इज अ राइट आंसर, मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में आधारशिला रखी है। ग्वालियर में अमित शाह ने नए टर्मिनल का किया भूमि पूजन, 500 करोड़ की लागत से होगा निर्माण। कहां पर? ग्वालियर में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजमाता विजया राजे सिंधिया हवाई अड्डा ग्वालियर के नए टर्मिनल हवाई अड्डे के विस्तार का कार्य की आधारशिला रखी है ना।
कहां रखा गया है? ग्वालियर में अमित शाह ने, ग्वालियर में अमित शाह ने, है ना। ग्वालियर हवाई अड्डे का नाम क्या है? राजमाता विजया राजे सिंधिया, राजमाता विजया राजे सिंधिया हवाई अड्डा के विस्तार का भूमि पूजन किया है, भूमि पूजन किया है ना। ये बात याद रखिएगा। 500 करोड़ की लागत, 500 करोड़ की लागत से बनाई जाएगी, लागत से बनाई, 500 करोड़ की लागत से बनाई जाएगी। इसकी लागत है 500 करोड़ रुपए। इसका टर्मिनल का जो आधारशिला रखा गया और ये बनेगा। तो ग्वालियर के नए टर्मिनल का उद्घाटन कर दिया गया। केंद्रीय विमानन और इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उपस्थित थे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखेंगे आप लोग। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान है, याद रखेंगे आप लोग। तो मध्य प्रदेश में नए टर्मिनल ग्वालियर में हुआ। हाल ही में पार्थ सतपथी को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? पार्थ सतपथी को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? पार्थ सतपथी को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, बोस्निया और हर्जेगोविना में। डी बिल्कुल सही जवाब होगा। बोस्निया और हर्जेगोविना में पार्थ सतपथी को राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके पहले ये हंगरी में भारत के राजदूत थे। इसके पहले हंगरी में भारत के राजदूत थे, भारत के राजदूत थे, हंगरी में भारत के राजदूत थे। अब वहां से इनको कर दिया गया है बोस्निया और हर्जेगोविना में, इनको कर दिया गया है ना। तो बोस्निया हर्जेगोविना में इनको कर दिया गया है। बोस्निया एंड हर्जेगोविना की राजधानी कहां है? सरायेवो। इसकी जो राजधानी है आप याद रखिएगा, राजधानी सरायेवो, है ना। सरायेवो इसकी राजधानी है। बताइए कि यह किस महाद्वीप में पड़ता है? आप लोग बताना है किस महाद्वीप में पड़ता है, किस महाद्वीप में स्थित देश है, स्थित है, आपको ये बताना है। चलिए कमेंट करके बताइएगा। और ये अच्छा बताइए, जापान, एक और बताइए, जापान में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? ये भी बताइए, जापान में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? गृह मंत्री अमित शाह ने भाषा में उच्च अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में हिंदी भाषा का पहला MBBS पाठ्यक्रम शुरू किया है? शानदार और बहुत ही महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हिंदी भाषा में पहला MBBS कार्यक्रम शुरू किया है, अमित शाह ने उद्घाटन कर दिया। तो इसका भी उत्तर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में ही किया है। अभी जो ग्वालियर में उद्घाटन किया उसी के साथ साथ मध्य प्रदेश में इन्होंने, पहली बार ऐसा होता है कि भाषा में उच्च अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए हिंदी भाषा में, गृह मंत्री अमित शाह ने भाषा में उच्च अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए राज्य में हिंदी भाषा में भारत का पहला MBBS पाठ्यक्रम शुरू किया है। MBBS पाठ्यक्रम पहली बार हो रहा है कि MBBS पाठ्यक्रम की शुरुआत हिंदी में होगी, MBBS की पढ़ाई। ध्यान रखेंगे 16 अक्टूबर को ये लॉन्च किया और सभी किताबें जो हैं हिंदी भाषा में होंगी, मातृभाषा में। चीन, रूस, जापान, यूक्रेन जैसे देशों की तरह भारत में भी अब मेडिकल की पढ़ाई मातृभाषा में होगी। देश में इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश से हो रही है। 97 डॉक्टरों की टीम ने 4 महीने में रात दिन काम कर अंग्रेजी की किताबों को हिंदी में अनुवाद किया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह रविवार को भोपाल के लाल परेड ग्राउंड पर आयोजित भव्य इनका किया था। कहां किया था? तो ये किया था भोपाल में। भोपाल में इसका अनावरण किया, भोपाल में इसका अनावरण किया। तो इस पाठ्यक्रम की शुरुआत कहां किया अमित शाह ने? भोपाल में। यह बात याद रखिएगा, भोपाल से इसकी शुरुआत हुई है और MBBS की पढ़ाई अब होगी हिंदी में। 97 डॉक्टरों की टीम ने
4 महीने में अंग्रेजी की किताबों का हिंदी में अनुवाद कर दिया है। भोपाल के लाल परेड ग्राउंड है ना, किताब को लॉन्च किया गया। लाल परेड ग्राउंड में, लाल परेड ग्राउंड में किताबों को लॉन्च किया गया, लॉन्च किया गया। याद रखेंगे, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में किताबों का लॉन्च किया गया। पहली बार एमबीबीएस की पढ़ाई मातृभाषा अर्थात हिंदी में होगी। चलिए, हाल ही में जारी वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 में 121 देशों में भारत का कौन सा स्थान है भैया? बहुत खराब सिचुएशन है। बताया गया है कि भारत की सिचुएशन बहुत ही खराब है। 121 देशों में भारत की जो रैंकिंग है वो है 107वां रैंकिंग है। 107वां रैंकिंग है ना, याद रखना आप लोग, 107वां रैंकिंग है भारत का। बहुत खराब स्थिति है भारत की, पूरे तरीके से बेहद खराब स्थिति में है भारत। भारत की स्थिति बेहद खराब। 2021 में 101वें रैंक पर था, यह था 2021 में, यह था 94वां रैंक था इसका 2020 में, यह था 2020 में, और यह था 2019 में, और ये हो गया 2022 में। तो देख लो, ये 4 सालों की रैंकिंग यही है भारत की। तो भारत की रैंक में खराब प्रदर्शन करते हुए भारत ने ये रैंक हासिल कर ली है, और इतना खतरनाक रैंक हासिल कर लिया है कि क्या बताया जाए। 121 देशों में 107वें स्थान पर, पिछले बार 116 देशों में 101वें स्थान पर था। पिछले बार जो देशों की संख्या थी 116 थी, 101, 5-6 स्थान की गिरावट के साथ भारत 107वें स्थान पर आ गया है। इसकी गणना 4 स्तरों पर की जाती है, 4 स्तरों पर की जाती है। पहला, इसके 4 स्तर कौन कौन से हैं याद रखिएगा। अल्प पोषण, एक अल्प पोषण होगा। चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड स्टंटिंग, और बाल मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर। इन 4 आधारों पर यह सूचकांक तैयार किए जाते हैं। 4 आधारों पर यह सूचकांक जो है तैयार किए जाते हैं। अब इसमें देशों का प्रदर्शन जो है है ना, शीर्ष देश कौन कौन से हैं, सर्वश्रेष्ठ देश कौन कौन से हैं, यह हम देख लेते हैं कि इसमें 1 नंबर प्रदर्शन करने वाले देश कौन कौन से हैं। शीर्ष देश, शीर्ष देश कौन कौन से हैं? तो बेलारूस, बोस्निया हर्जेगोविना, बोस्निया एंड हर्जेगोविना, बोस्निया हर्जेगोविना, चिली, चीन, और 5वां जो है क्रोएशिया। 5 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले देश हैं, आपके सामने हैं। खराब प्रदर्शन करने वाले देशों में सबसे नीचे चार्ट, अंतिम स्थान पर कौन है? तो अंतिम स्थान पर है चार्ट, 121वें पर है, 1 to 1 चार्ट 121वें स्थान पर है।
कांगो, 4 कांगो 120वें पर है। मेडागास्कर, मेडागास्कर 119वें स्थान पर है। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक नीचे से चौथे और यमन नीचे से 5वें। भारत के पड़ोसी देशों में सभी की स्थिति बेहतर है, बस अफगानिस्तान ही भारत के बाद है 109वें स्थान पर है। मतलब भारत के सभी पड़ोसी देशों में अफगानिस्तान ही एक ऐसा देश है जहां भारत से ज्यादा भूखमरी है। भारत में बहुत ज्यादा भूखमरी की स्थिति गंभीर है। तो याद रखिएगा, भारत के 107वां, पहले स्थान पर बेलारूस और 4 स्तरों पर यह काउंट किया जाता है ना। वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2022। जनवरी 2023 में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कहां आयोजित किया जाएगा? तो जनवरी 2023 में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस आयोजित किया जाएगा, इंदौर में आयोजित किया जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा सी, इंदौर। इंदौर इज द राइट आंसर, है ना। अब ध्यान रखेंगे, प्रवासी भारतीय दिवस क्या होता है। प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को है ना, मनाया जाता है। 2015 से पहले जो है प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 2015 के बाद प्रत्येक 2 सालों पर 9 जनवरी को प्रत्येक 2 वर्ष पर, प्रत्येक 2 वर्ष पर मनाया जाता है 9 जनवरी को। क्यों? 9 जनवरी को 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे। दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे इसलिए 2003 से प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जा रहा है। प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जा रहा है। इस समिति के सिफारिश पर मनाया जाता है। तो एल.एम. सिंघवी समिति, एल.एम. सिंघवी की सिफारिश पर, एल.एम. सिंघवी की सिफारिश पर कब से? 2003 से, है ना। अब ध्यान रखेंगे, कौन मनाता है? विदेश मंत्रालय। विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजन होता है। पहले प्रवासी भारतीय मंत्रालय था, 2015 में प्रवासी भारतीय मंत्रालय का विलय कर दिया गया विदेश मंत्रालय में, और अब 2 सालों पर मनाया जाता है। पहले 2015 के पहले 1-1 साल पर मनाया जाता था। तो प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है, और इस बार 17वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाएगा। इंदौर जो भोपाल में है, भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में मनाया जाएगा। तो ये सारी बातें आप लोगों को याद रखना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो की मेजबानी कौन करेगा? 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो की मेजबानी कौन करेगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा गोवा करेगा। गोवा इज द राइट आंसर, द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। गोवा बिल्कुल सही जवाब होगा, गोवा। गोवा याद रखिएगा, है ना। आयुर्वेद कांग्रेस और आगे एक्सपो की मेजबानी गोवा के द्वारा की जाएगी। ध्यान के, गोवा की जो राजधानी है वो पणजी है। पणजी सबसे छोटा राज्य, सबसे छोटा राज्य, और प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1। प्रति व्यक्ति आय में प्रथम स्थान है। तो प्रति व्यक्ति आय में इसका प्रथम स्थान है। एक समान नागरिक संहिता यहां है, एक समान नागरिक संहिता इस राज्य में है, और एकमात्र राज्य है जहां पर एक समान नागरिक संहिता है। ध्यान रखेंगे, तो यहां पर आयुर्वेद पर, है ना, आयुष मंत्रालय के द्वारा, किसके मंत्रालय? आयुष मंत्रालय के द्वारा आयोजित होगा। आयुष मंत्रालय आयोजित करेगा।
आयुष मंत्रालय आयोजित करेगा, है ना। और यहां पर आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो गोवा में होगा। दैट इज अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह बात आप याद रखिएगा। गोवा की सीमा जो है 2 भारतीय राज्यों से लगती है, और वो कौन कौन से राज्य हैं? कर्नाटक और महाराष्ट्र। हाल ही में जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? यहां पर आप देखेंगे, यहां पर लिखेंगे आप कौन शीर्ष पर रहा है 23 में। भारत में, यहां पर हो जाएगा भारत में कौन शीर्ष पर रहा है, यह होगा भारत में कौन शीर्ष पर रहा है। तो रहा है ए, इसका सही जवाब होगा भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, 1 नंबर संस्थान है भारत में। इसकी ओवरऑल रैंकिंग है, ओवरऑल 155वें स्थान पर है। ओवरऑल 155वां स्थान है, ओवरऑल 155वां स्थान है, यह याद रखेगा। लेकिन भारत में शीर्ष पर है। पिछले बार से रैंकिंग में इसके सुधार हुई है ना। पिछले साल से इसकी रैंकिंग में सुधार हुई है और एशिया का सर्वश्रेष्ठ उभरता हुआ संस्थान के रूप में यह स्थापित हुआ है, याद रखिएगा। IISc बेंगलुरु कीवर्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 की लिस्ट जारी हुई है। बेंगलुरु 155वें स्थान पर है और भारत में नंबर 1 है। IIT बॉम्बे दूसरे और IIT दिल्ली तीसरे। अगर 2 और स्थानों की बात करें भारत में, IIT बॉम्बे सेकंड और IIT दिल्ली थर्ड है। तो भारत में इस रैंकिंग में 3 सर्वश्रेष्ठ हैं, जो भारत में इनकी रैंकिंग है। बॉम्बे की रैंकिंग 172 है, दिल्ली की 174। इसकी जो है 172 और इसकी 174वीं विश्व रैंकिंग है। अच्छा, विश्व में सर्वश्रेष्ठ संस्थान कौन है? दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संस्थान कौन सा है? तो अमेरिका के मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 11वें साल टॉप पर है। पहले स्थान पर कौन है? फर्स्ट, प्रथम मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्रथम स्थान पर है। कहां का है? अमेरिका। अमेरिका ये प्रथम है, पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर किसका है? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। इसके बाद स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय। कैम्ब्रिज सेकंड, दूसरा स्थान जो है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, है ना। और तीसरा जो है, आप तीसरा भी लिख लीजिए, तीसरे विश्वविद्यालय का नाम है स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय। तो ये बात आप याद रखिएगा। पहले स्थान पर, दूसरे भारत में पहले स्थान पर कौन है, ये बातें आप याद रखिएगा। कीवर्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 जारी की गई है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नदी पर भारत के पहले सस्पेंशन ब्रिज को बनाने की मंजूरी दी है? तो ये अभी बनेगा, सस्पेंशन ब्रिज बनेगा कृष्णा नदी पर, है ना। कृष्णा नदी पर भारत का पहला सस्पेंशन ब्रिज बनाया जाएगा, ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। सस्पेंशन ब्रिज बनाया जाएगा कृष्णा नदी पर, भारत के पहले केबल सह निलंबन पुल, इसको केबल पुल कहेंगे। आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के सीमा पर है। आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना, तेलंगाना में कृष्णा नदी पर, कृष्णा नदी पर, है ना, ये पुल जो है बनाया जाएगा, याद रखेंगे।
चलिए, कृष्णा नदी पर बनेगा। हाल ही में 5वां दक्षिण एशियाई भूविज्ञान सम्मेलन का आयोजन कहां शुरू हुआ है? तो यह हुआ है जयपुर में। कहां हुआ है? पांचवां दक्षिण एशियाई भूविज्ञान सम्मेलन शुरू हुआ है जयपुर में। जयपुर में हुआ है। जयपुर में इसका सम्मेलन हुआ है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और शहरी मामलों का मंत्री हरदीप सिंह पुरी उद्घाटन इसको किया। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने उद्घाटन किया। हरदीप सिंह पुरी ने उद्घाटन किया। तो ये बात याद रखिएगा, केंद्रीय पेट्रोलियम एवं शहरी विकास मंत्री, 2 मंत्रालय इनके पास है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, शहरी विकास मामलों के, है ना। तो ये हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका, नॉर्वे, यूरोप, सेंट्रल सहित देशों के विशेषज्ञ इस पर अनुभव साझा करने के लिए आए, है ना। तो इस तरीके से ध्यान रखेंगे, बेहद महत्वपूर्ण होगा। भारत के अलावा अमेरिका, नॉर्वे, ब्रिटेन समेत 100 से अधिक देश इसमें शामिल हुए। 100 से अधिक देश इसमें शामिल हुए। अधिक देश शामिल हुए। 100 से अधिक देश शामिल हुए। तो ध्यान रखिएगा, 5वां दक्षिण एशियाई भूविज्ञान सम्मेलन हुआ जयपुर, और जयपुर है राजस्थान की राजधानी। जयपुर राजस्थान में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है? सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना, है ना। ये याद रखिएगा, इस तरीके की योजनाएं पूछी जाती रहती हैं। तो ये हुआ नागालैंड में हुआ। नागालैंड के सीएम जो है नेफ्यू रियो ने शुरू किया है। नेफ्यू रियो ने शुरू किया है सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो के द्वारा शुरू किया गया। 69 करोड़ रुपए की लागत से यह शुरू किया गया है। निजी अस्पतालों के लिए भी मरीज इलाज करा सकते हैं। 69 करोड़ रुपए की लागत से, 69 करोड़ रुपए की लागत से यह शुरू किया गया है। इसमें वित्तीय सहायता दिया जाएगा। इसमें वित्तीय सहायता दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, नागालैंड के सीएम है नेफ्यू रियो। नागालैंड की राजधानी कहां है? कोहिमा, और इसकी शुरुआत कोहिमा से ही हुई है, यह बात याद रखिएगा। पूर्वोत्तर का राज्य है। हाल ही में जारी पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो इसमें राज्य जो शीर्ष पर है वो है हरियाणा। हरियाणा इस बार के पब्लिक अफेयर इंडेक्स में पहले स्थान पर है। पब्लिक अफेयर इंडेक्स में हरियाणा का पहला स्थान। बेंगलुरु स्थित बेस्ट पब्लिक अफेयर सेंटर ने पब्लिक अफेयर इंडेक्स का 7वां संस्करण, इसका कौन सा संस्करण था? 7वां संस्करण जारी। 18 बड़े राज्यों में पहले नंबर पर हरियाणा। 18 बड़े राज्यों में शीर्ष, 18 बड़े राज्यों में शीर्ष कौन है? 1 नंबर पे हरियाणा है। दूसरा मत तमिलनाडु, केरल, छत्तीसगढ़, पंजाब और कर्नाटक का स्थान रहा है। हरियाणा, तमिलनाडु, केरल, बड़े राज्यों में ये 5 टॉप के राज्य हम लिख देते हैं इस पर। छत्तीसगढ़, पंजाब, है ना, ये रहे। कर्नाटक और इनका स्थान रहा है। सबसे नीचे झारखंड, अंतिम 18वें नंबर पर, अंतिम 18वें स्थान पर झारखंड। अंतिम 18वें स्थान पर झारखंड। 17वें स्थान पर पश्चिम बंगाल। 16वें स्थान पर महाराष्ट्र है। छोटे राज्यों में सिक्किम शीर्ष पर है।
छोटे 10 राज्यों में। 1 नंबर सिक्किम, 1 नंबर सिक्किम, 2 नंबर हिमाचल, 2 नंबर हिमाचल प्रदेश। तो 1 नंबर सिक्किम, 2 नंबर हिमाचल प्रदेश है। राजनीतिक और सामाजिक न्याय का आकलन करता है हरियाणा बड़े राज्यों की श्रेणी में पहले स्थान पर। तो पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 जो है उसमें हरियाणा शीर्ष रैंकधारी है। तो ये बात याद रखिएगा, परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।